अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त जो हुकूमत साजी का अमल है और जो एक सारा मामला चल रहा है हम उस पर बात करें। पंजाब में हमने देखा, पंजाब असम्बली का इजलास कल रात देर तक जारी रहा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। इसी तरीके से सिंध असम्बली में हमने देखा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया और अब वज़ीर आला के हवाले से इंतखाब होना है, जो कि सिंध असम्बली में कल होने जा रहा है और परसों पंजाब असम्बली में होगा। मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में वज़ीर आला बनने के लिए इस वक्त तैयार हैं, नंबर्स उनके पूरे हैं। मुराद अली शाह सिंध में दोबारा से वज़ीर आला का मनसब संभालेंगे और इसी तरह से दीगर मामलात हैं जहाँ पर हमने विफाक में हम देखेंगे कि इजलास बुलाने की समरी सदर पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन कुछ ताख़ीर है उसमें। अभी फ़िलवक्त उन्होंने दस्तखत नहीं किए और ये कहा जा रहा है कि अगर वो दस्तखत नहीं करते तो फिर स्पीकर खुद ही से इन नौमुंतखब असम्बली का इजलास बुला लेंगे, जिसके लिए 29 तारीख की बात की जा रही है और यकम को 28 से 29 और यकम को जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हल्फ उठा लेंगे और इसी तरह फिर सदर पाकिस्तान के लिए जो इंतखाब है उसके लिए 9 तारीख की बात की जा रही है, 9 मार्च तक के ये मामला भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर इसी तरह सेनेट के इंतखाबात हैं, चेयरमैन सेनेट का मुंतखब होना है। तो ओवरऑल मुल्क में हुकूमत साजी का पूरा का पूरा एक सिलसिला है जो इस वक्त चल रहा है और असल मामला गो के बहुत सारी आवाज़ें उठी, बहुत सारे एतराज़ात थे, धांधली की बात की गई, मैंडेट चुराने की बात की गई, मुख्तलिफ़ जमातें सरापा एहतजाज हैं। पंजाब में हमने देखा कि जो उम्मीदवार थे जिस तरीके से उनको अभी तक हल्फ नहीं उठाने दिया, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपना उम्मीदवार तब्दील करना पड़ा। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके बाद बिल आखिर एक तो पहले इंतखाबात में बहुत ताख़ीर थी, फिर इंतखाबात के बाद बहुत एतराज़ात थे और हतमी तौर पर अब ये सिलसिला मुकम्मल होने जा रहा है जहाँ पर हम चारों सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल होता देखेंगे, बनते हुए देखेंगे, फिर विफाक, सेनेट, सदर पाकिस्तान। तो हतमी तौर पर यह मरहला पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन असल मामला उसके बाद शुरू होगा और वो मामला पहाड़ जैसे जो चैलेंजेस मुल्क को दरपेश हैं उनका मामला है कि उनसे नबरदाजमा किस तरह हुआ जाएगा। सूबाई हुकूमतें तो अपनी सतह पर अपना काम करेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विफाक के हवाले से है कि विफाक में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आइनी ओहदे सारे ले रही है जिनकी मुद्दत 5 साल है, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। वो सपोर्ट जारी ज़रूर रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी वो कितनी लेंगे जो चैलेंजेस हैं उनसे डील करने की, या जो क्रेडिट पे आएंगी चीज़ें, जो पॉजिटिव काम होंगे या जिन पर तनकीद होगी, ये बहरहाल एक सवाल रहता है और इस पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान और टेस्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो होने जा रहा है। फिर पंजाब जैसे आबादी के लिहाज से एक बड़े सूबे में मरीम नवाज़ साहिबा पहली मरतबा पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगी, तो वहाँ पर जहाँ जिस सूबे ने बुज़दार साहब को भी देखा है, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब को देखा है, उससे पहले परवेज़ इलाही साहब को देखा है, वो उसको मरीम नवाज़ साहिबा कैसे लीड करेंगी, ये एक बड़ा और अहम सवाल है विच रिमेंस देयर। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है और चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में जिनके जवाबात हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में एक तो इस वक्त जो हुकूमत साजी का मामला है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं और जो एतराज़ात हैं मुबैना धांधली के, उन पर बात की जाए और फिर आने वाले जो चैलेंजेस हैं और उनको किस तरह से डील किया जा सकेगा, ख़ास तौर पर विफाक में जहाँ पर वाज़ अक्सरियत नहीं है और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंसी होगी मुख्तलिफ़ जमातों पर। उसमें शहबाज शरीफ साहब जो 16 माह पहले PTM के वज़ीर आज़म रहे हैं, अब वो किस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलेंगे और नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार रहेगा और बाकी जमातों का क्या किरदार रहेगा। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस पूरी की पूरी सूरत हाल पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिद गशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फ़िकार राहत साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। और सज्जाद अनवर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। चारों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को मैं वेलकम कहूँगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सबसे पहले मुझे ज़रा ये पंजाब और सिंध जिसकी चीज़ें पहले हो रही हैं, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। किस तरह से देखते हैं? एक तो मियाँ असलम इकबाल साहब जो उम्मीदवार थे वज़ारत आला के, उनको हल्फ़ी नहीं अभी तक उठाने दिया गया एज़ मेंबर असम्बली, उम्मीदवार तब्दील करना पड़ा। राना आफ्ताब साहब वज़ीर आला का इंतखाब लड़ेंगे मरीम नवाज़ साहिबा से। और फिर पंजाब की जो ख़ास तौर पे सूरत हाल है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? किस तरफ जाता देख रहे हैं मामला को? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब को हल्फ उठाना चाहिए
उनको अलाउ करना चाहिए। और दूसरा, जो उनके ऊपर केसेस हैं वो अपने केसेस जारी बात है भुगतें। कोर्ट जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकते हैं। लेकिन पेश ना होना, मैं समझता हूँ ये भी गलत बात है, और हल्फ ना उठाने देना ये भी इक्वली गलत बात है। और जो कानून का एक तरीकाकार है मुरवजा, वो सामने आना चाहिए और उनको पेश होना चाहिए। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी जारी बात है इस चीज़ की हकदार है कि उन लोगों की नुमाइंदगी पंजाब असम्बली में है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि पंजाब की जो डायरेक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, देखिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पहली दफ़ा हुकूमत में आई हैं और वज़ीर आला बनी हैं और MPA बनी हैं, ये MNA भी बनी थी। उनका कोई लंबा चौड़ा पार्लिमानी तारीख का कोई तजर्बा नहीं है। उन्होंने कभी वो MPA नहीं रही, MNA नहीं रही, वो उन्होंने कभी किसी कमेटी में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्ट गवर्नेंस की नहीं है, उन्होंने उनका कोई तजर्बा नहीं है। देखें, इस चीज़ से तो नहीं कि आपके वालिद साहब अगर वज़ीर आज़म रहे हैं या आपके चाचा वज़ीर आला रहे हैं तो आपको तजर्बा होगा। ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ से आप पढ़ते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं और आपके एक्सपीरियंस की ज़ाहिर बात है कोई मोल और जोड़ नहीं होता। जी। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक मुश्किल काम भी होगा, लेकिन देखना ये है कि शायद उनको जो इर्द-गिर्द लोग हैं, वो जो ब्यूरोक्रेसी हो सकती है या उनके जो ट्रस्टेड लोग हो सकते हैं, इनिशियली वो उनको चलाएँगे, तो उनके लिए मुश्किलात हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो उनके लिए ये भी होगा, आगे रमज़ान है, महंगाई के मसले हैं और फिर हुकूमत के पास पैसे कोई नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने IMF के पास जाना है, एक महंगाई बढ़नी है आइंदा आने वाले दिनों में। सो बड़े चैलेंजेस हैं मरीम नवाज के सामने, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी एंड गवर्नेंस मैटर्स के हवाले से भी। मैं समझता हूँ ये कोई आसान जॉब नहीं है उनकी। राइट, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क फॉर हर। मैं जाहिद गशकोरी साहब से जानना चाहूँगा। जाहिद साहब, बड़ी गहरी नज़र रही आपकी इलेक्शन से पहले से और अब भी आप चीज़ों को जिस तरह से देख रहे हैं, एक तो ये क्या एक्सपेक्टेड था कि मरीम साहिबा पंजाब की वज़ीर आला की उम्मीदवार होंगी? क्योंकि हम तो कुछ डिफरेंट देख रहे थे कि नवाज शरीफ साहब वफाक में होंगे बतौर वज़ीर आज़म, फिर उनकी कैंपेन भी इसी के अराउंड रही। इस वक्त कैसे देख रहे हैं आप? क्या अंडरस्टैंडिंग है और कितना पोटेंशियल है मरीम नवाज साहिबा में पंजाब को बेहतर अंदाज में लेकर चलने में, जहाँ पर इतनी टफ अपोजिशन भी उनको फेस करनी पड़ेगी, फिर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के साथ मामलात को चलाना, और जिस तरह से उनका तर्ज सियासत एग्रेसिव रहा है, उसमें कुछ तब्दीली आएगी जब वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रही होंगी? किस तरीके से आप देख रहे हैं मामलात को आगे बढ़ता हूँ? जी देखिए, ये तो एक एक्सपेक्टेड था पिछले 6 महीने से कि मरीम नवाज पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उभर के सामने आ रही थी, और बिल्कुल एक प्लानिंग थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब में। उन्होंने पंजाब को फोकस किया, बड़ा चैलेंज है उनके लिए। और ये शरीफ खानदान के चौथे फैमिली मेंबर में से एक हैं जो सूबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर होंगी, पहली खातून वजीर आला। उसके लिए जो टीम वर्क उन्होंने सजेस्ट किया है, अभी एज ए जर्नलिस्ट हमें पता चलता है तो एक स्ट्रांग टीम नजर आती है जो मरीम नवाज को चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक अग्रेसिव रोल प्ले करते हुए आप पंजाब को देखेंगे। इसमें खुद नवाज शरीफ सुपरवाइज करेंगे उनके पूरे कामों को, और जो टीम होगी जिसमें शायद ख्वाजा साद रफीक हूँ, इस तरह के जो सीनियर सीजन एक टीम है जो कि शहबाज शरीफ के साथ 2008 से 2018 तक काम कर चुकी है उस सूबे में। तो ये एक मोमेंटम है, चैलेंज है और आसान काम नहीं है। दो फ्रंट पर एक चैलेंज है। एक तो सूबा सेंटर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, शहबाज शरीफ की उनको सपोर्ट हासिल हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी पूरे सूबे को चलाएगी, वो ब्यूरोक्रेसी में कम से कम 25 ऐसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं। पिछले 15 दिनों में मरीम नवाज उनके साथ इंटरेक्शन और सेशंस कर चुकी हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का रोल सूबे में बहुत अहम होता है। हमेशा हर साल इस सूबे में 1200 अरब रुपए से जायद के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं अजला में, उस पर फोकस किया जाता है। और यही PMLN करती रही है शहबाज शरीफ के दौर में। जो शहबाज स्पीड थी, उसी मोमेंटम को 2018 से चलाना मरीम नवाज का एक चैलेंज होगा। पार्टी को दोबारा मोबिलाइज करना पूरे सूबे में, क्योंकि वो पार्टी दोबारा अपनी ग्लोरी रीगेन करना चाहती है। जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई इस इलेक्शन में।
एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि सिंपल मेजॉरिटी PMLN को मिलेगी, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। कुछ एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर वजीर आजम बनते तो हो सकता था एक नए ताल्लुकात की शुरुआत हो सकती थी इंडिया में, क्योंकि एक कमिटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब नवाज शरीफ वहाँ उनकी ओवर टेकिंग पर गए थे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, एक न्यू स्टार्ट हो सकता था रीजन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सेंटर में शहबाज शरीफ होंगे, सिंध का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, और मुझे लगता है कि आसान काम बिल्कुल नहीं होगा मरियम नवाज साहबा के लिए। अब देखना है कि टीम कैसे सामने आती है जो उसको चलाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो सियासत है उनके क्रेडेंशियल ये बताते हैं कि उनका तजर्बा नहीं है। जिस तरह से उस्मान बुज़दार का बिल्कुल कोई तजर्बा नहीं था, 3.5 साल तक उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, लेकिन ये एक कोई कंपैरिजन दोनों का बनता नहीं है। पूरी पार्टी की स्ट्रांग सपोर्ट हासिल है, उनके वालिद की है, और फिर सेंटर में उनके चाचा की पॉसिबल हुकूमत बनने जा रही है, वो वजीर आजम होंगे, पूरी सपोर्ट नजर आती है। अब देखना है कि वो एग्जीक्यूट कैसे करती हैं, सूबे को कैसे आगे लेके जाती हैं, जो सूबा 3 साल से रुका खड़ा है अपनी तरक्की में, जो कि तीनों सूबों से आगे था। राइट, आप नहीं समझते जाहिद किशोरी साहब कि बड़ा बतौर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा बार सेट किया है, ही रिमेंड वेरी प्रोएक्टिव, तो रुका तो वो नहीं रहा। बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि जो पेस रही है मोहसिन नकवी साहब की, उसको ही कम्पीट करना बड़ा चैलेंज होगा इस वक्त मरियम साहिबा के लिए। देखिए, ये ऐसा पहली बार हुआ है किसी भी निगरान वजीर आला को या निगरान हुकूमत को थोड़ा लंबा अरसा मिला है सूबा पंजाब में काम करने के लिए। जाहिर है मोहसिन नकवी साहब को पूरी ब्यूरोक्रेसी की, सेंटर की, हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी, और वो अपने उस मोमेंटम को उसी तरह से मोबिलाइज कर पा रहे थे जिस तरीके से चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही की गवर्नमेंट उस मोमेंटम को लेके आगे जा रही थी। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट भी जारी रखे, किसी हद तक कुछ प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी कर लिया, और ज़ाहिर है निगरान हुकूमत डेली बेसिस पर अपने डे टू डे अफेयर चला रही होती है। एक अच्छा काम किया है मोहसिन नकवी ने, इसमें कोई शक नहीं, उसकी टीम ने भी अच्छा काम किया है। कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने नहीं आई बहुत ज़्यादा जिससे लगता हो कि निगरान हुकूमत का रोल बहुत ज़्यादा बाइस आपको नज़र आता हो, ऐसा नहीं लगा। और दूसरे सूबों में भी जिस तरीके से निगरान ने काम किया, उसी तरीके से पंजाब का जो मोमेंटम था वो हमें बहुत एग्रेसिव नज़र आया। मैं नहीं समझता कि निगरान हुकूमत को आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से कोई कंपैरेटिवली किसी भी लिहाज से देख सकते हैं। उनको टाइम ज़रूर मिला है ज़्यादा, अच्छा डिलीवर किया है, अच्छी बात है, लेकिन सूबे में वो मोमेंटम और वो चीज़ें लाना अब ज़रूरी होंगी, क्योंकि सूबे का जो डेवलपमेंट की रेस है, जो प्रोजेक्ट्स थे वो रुके के रुके और धरे के धरे रह चुके हैं। अगर आप 3 साल का मवाजना करके देखें पिछले का, आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट की जो ब्रॉडर लेवल की जिस तरीके से मोमेंटम शहबाज शरीफ ने बना रखा था 2008 से 2018 तक, बड़े प्रोजेक्ट आपको नजर नहीं आते हैं। तो ये एक मोमेंटम राइट, तो ये डेफिनेटली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड सीएम जो हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। जुल्फ़िकार राज साहब की जाने में बढ़ूंगा। जुल्फ़िकार साहब, किस तरह से देख रहे हैं और क्या खबरें हैं, मूड कैसा है PMLN के कैंप का मरियम साहिबा के को लेकर, क्योंकि हमेशा से एक एक्सेप्टेंस शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में एक मखसूस तबके में रही है। नवाज शरीफ साहब वफाक की तरफ आ गए थे, बहुत पहले उनकी रही है। अब ये लीगी कैंप से ही एक और नया नाम है जिनके बारे में मिक्स्ड ओपिनियन रखते हैं लोग, और उनके बिहेवियर और उनकी जो पूरी की पूरा वे ऑफ पॉलिटिक्स है उसको लेकर। सो क्या मूड क्या है इस वक्त वहाँ पर PMLN के कैंप के अंदर, क्या मूड है, ब्यूरोक्रेसी का क्या मूड है मरियम नवाज साहिबा को सीएम देखते हुए? असलान भाई बहुत शुक्रिया। इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है उनका चीफ मिनिस्टर बनना कि आज हालात क्या हैं, वक्त क्या है और किन हालात में किस तरह का मैंडेट उनको मिला है। आपके प्रोग्राम में ही इलेक्शन से पहले हम बारहा ये कह चुके कि ये ऐसा इलेक्शन है जिसके रिजल्ट्स का ऑलमोस्ट पहले ही लोगों को पता है। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, और ऐसे इलेक्शन के नतीजे में दुनिया में जो भी इलेक्शन होता है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है, तो उसके नतीजे में 2 काम होते हैं। एक ये होता है कि इस इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, दूसरा ये होता है कि माशी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन हम इलेक्शन से पहले ही ये समझते थे कि इस इलेक्शन के नतीजे में शायद ये दोनों चीज़ें फौरी तौर पर ना आ सकें, बल्कि जो सूरत हाल इलेक्शन से पहले थी
उससे सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाए। अभी देखें जो पीटीआई जिस तरह रजिस्ट कर रही है, जिस तरह का मैंडेट स्प्लिट मिला है, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब की जीत और मरीम साहबा की जीत के ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं और पीटीआई दावा कर रही है कि उनके लोग जीते हैं, ऐसे हालात के अंदर ये हुकूमत साजी हो रही है। अब एक तो नून लीग के अंदर एक मजबूत दड़ा है, जो प्रो नवाज शरीफ लोग हैं, वो सारे के सारे लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ है ये इलेक्शंस के अंदर और बड़ा बरीक काम हुआ है, और ये काम किसी ने बाहर से नहीं किया, उनके घर से ही हुआ है। और इलेक्शन से पहले ही ये चीज़ें वाजे हो चुकी थी कि मरीम चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब को जिस तरह जाहिद खशगोरी साहब ने बड़ी बुनियादी बात की कि नवाज शरीफ साहब का एक ही टारगेट था, वो ये था कि वो इस रीजन के अंदर इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड को खोल दे, वाघा बॉर्डर के दरवाजे वो खोल दे। और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर वो आए थे। उन्होंने अपनी पहले जलसा जो मीनार पाकिस्तान में हुआ उसमें बात भी की, उनके बॉर्डर पार राब्ते भी थे। और ये एक सीरियस प्रोजेक्ट है बाय द वे, ये नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, इस प्रोजेक्ट पे बैकडोर डिप्लोमेसी पे बहुत काम हुआ है। ये एक सीरियस प्रोजेक्ट है, इसने होना है। किसने हाथ आगे जाके बुलाना है, ये सियासतदानों को इसका क्रेडिट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पे बहुत बहस हो सकती है, लेकिन ये एक सीरियस प्रोजेक्ट है। तो नवाज शरीफ साहब इस प्रोजेक्ट के लिए ही बुनियादी तौर पर आए थे, और शायद यही ख्वाहिश जो है उनकी पीछे करने की वजह भी बनी। अब देखना यह है कि जिन हालात के अंदर नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिल रही है, वो क्या ये हुकूमत चला सकेंगे। मेरा ज़ाती असेसमेंट और तजिया ये है कि अरसलान भाई सियासतदान, ख़ासकर 16 महीने की जो हुकूमती सेटअप था, शहबाज शरीफ साहब और बाकी सियासतदान जितनी सियासतदानों की स्पेस सरेंडर कर चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, अब शायद ये सियासतदानों को वापस नहीं मिलेगी। राइट जुल्फिकार भाई, आप पंजाब से घूमते घूमते वफाक की तरफ पहले आ गए, जिसकी तरफ मैंने बाद में जाना था, लेकिन चलें अच्छा हुआ आपने इस पर राय दे दी। मुझे एक ब्रेक ही जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। मैं सजाद अनवर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं जी हम इस वक्त पंजाब के हवाले से, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। वहाँ पर मरीम साहिबा पहली मरतबा पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगी बतौर सीएम पंजाब, उनको क्या चैलेंजेस होंगे। सजाद अनवर साहब की राय ज़रा लेना चाहूँगा। सजाद अनवर साहब, कैसे देखते हैं आप, कितना चैलेंजिंग है ये मरीम साहिबा के लिए, और कितना वो एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर पाएंगी विद द एग्रेसिव एटीट्यूड जो उनकी पॉलिटिक्स में है उसके साथ। शुक्रिया अरसलान साहब। देखें, पंजाब में गवर्नेंस के चैलेंज से बड़ा चैलेंज जो है ना, वो मरीम साहबा के लिए पॉलिटिकल चैलेंज है। ये वो पंजाब अब नहीं है जो पंजाब जिसका वज़ीर आला मियाँ नवाज शरीफ बने थे, या मियाँ शहबाज शरीफ बने थे, या हमजा शहबाज बने थे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि सियासी तौर पे पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की कई डिवीजन से मुस्लिम लीग नून साफ़ हो गई है, और जहाँ से जीती भी है वो भी काफ़ी हद तक डिस्प्यूटेड है। तो असल बात ये है कि उन्होंने सियासी तौर पे जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो अपनी पार्टी को कैसे दोबारा उस पोजीशन पे ले जा सकती हैं जो 2018 के इलेक्शंस के दौरान थी, और जो पिछले 3 सालों में उनके हाथों से फिसल गया पंजाब, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं कहूँगा। और दूसरी बात ये है कि ये कहना कि वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नेंस मैटर्स में कोई बिल्कुल नाबल्द हैं। वो जब उनके वालिद पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त उनकी शादी हुई थी। इन 30 सालों में, 32-33 सालों में उनकी जो ओरिएंटेशन है सियासत के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी उनको कुछ काम सौंपा गया था, शायद ख़वातीन की तरक्की के हवाले से और कुछ दूसरी चीज़ों के हवाले से। वो अपनी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र थी कुछ अरसे से, और वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील कर रही हैं, लोगों के साथ डील कर रही हैं। वो उनकी आउटलुक है कि वो कुछ करना चाहती हैं, तो इस विल के साथ डेफिनेटली उनका फ्यूचर है, वो हमें
अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। सॉरी। और उस मामले में तो मैं मायूस नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके साथ एक टीम होगी प्रोफेशनल्स की, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कुछ ऐसी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो कि मियाँ साहब के साथ सर्व करते रहे हैं, शहबाज शरीफ के साथ सर्व कर रहे हैं, अब रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी कंसल्टेंसी भी उनको हासिल होगी। परवेज़ रशीद साहब उनके साथ हैं, स्पीकर का चुनाव उन्होंने ज़बरदस्त किया है। तो ये कहना कि वो कोई उनके लिए इश्यूज होंगे, मेरा नहीं ख्याल। इशू एक ही है कि क्या पंजाब जो किसी तरीके से उनके हाथ से निकल चुका है उसको वो वापस ला सकेंगी कि नहीं ला सकेंगी। रह गई बात गवर्नेंस की, जो बड़े प्रोजेक्ट्स की जिसका जिक्र गशकोरी साहब ने किया, मैं समझता हूँ कि पंजाब की सियासत में पिछले कुछ सालों में ये साबित हो गया है कि बड़े प्रोजेक्ट साइड पर रह जाते हैं और पॉपुलैरिटी जो होती है वो बाज़ औक़ात, परवेज़ इलाही ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था लेकिन वो हार गए थे पंजाब में। शहबाज शरीफ बतौर सीएम उनकी बड़ी ज़बरदस्त काम था, मियाँ नवाज शरीफ ने बड़े काम किए थे लेकिन बुज़दार ने कुछ भी नहीं किया था। और पीटीआई ने पिछले 3.5 सालों में जो गवर्नेंस थी वो बहुत ही बुरी थी, लेकिन उसके बाद पीटीआई मर्ज कर गई एक ज़्यादा बड़े पैमाने। तो असल बात सियासत की है। और दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये कहना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया, जी। मियाँ नवाज शरीफ जब आ रहे थे तो उनके साथ तो कहा जा रहा था मिडल ईस्ट के लोग हैं, दुनिया है, उनके साथ उनके सारे केस ख़त्म कर दिए गए, रेड कारपेट उनके लिए बिछा दिया गया। उनके साथ किसी उनकी फैमिली के किसी आदमी ने हाथ नहीं किया, ना कोई रावलपिंडी से हाथ हुआ है। उनके साथ हाथ हुआ है, उनका पब्लिक ने वोट नहीं किया, उस तरीके से पॉपुलर वोट नहीं मिला मियाँ नवाज शरीफ को, जो वो जिस तरह से आके उन्होंने जलसे किए उस तरह की उनको रिस्पांस नहीं मिला। और राइट। दूसरी बात है कि मियाँ साहब ने इलेक्शन वाले दिन ओन चौधरी के साथ कहा था कि तौबा करें, ऐसी बात ना करें, मुल्क इस वक्त किसी अलायंस गवर्नमेंट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका मेकअप ही ये था मियाँ साहब का कि वो आएंगे, उनके साथ एक ऐसी मेजॉरिटी होगी, वो वज़ीर आज़म बनेंगे। वो मेजॉरिटी नहीं मिली तो फाइनली उन्होंने अपने भाई को आगे कर दिया। राइट, और सजाद ये अनवर साहब आपने दुरुस्त फरमाया, ये इसी तरह की एक पूरी की पूरी सिचुएशन थी। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब ज़रा थोड़ा सा वफाक के चैलेंजेस की तरफ आते हैं। एक हुकूमत ऐसी बनने जा रही है, एक तो सबसे पहले ये बताएं कि ये अभी जाते जाते भी आरिफ अलवी साहब जो है, पहले भी बहुत सारे मुतनाज़ा चीज़ें इनकी चलती रहीं, अब वो 15 दिन तक समरी रोकने की बात कर रहे हैं, अभी तक समरी पे दस्तखत नहीं किए इजलास बुलाने की। आप समझते हैं कि ये भी अब जाते जाते कुछ करके जाएंगे या बुला लेना चाहिए इजलास, इज़्ज़त से जाएं? आप देखें पंजाब में जो माजी के स्पीकर थे, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सारी प्रोसीडिंग्स की हैं, तो उनको अप्रिशिएट किया गया है। ये अलवी साहब जाते जाते को थोड़ी सी तारीफ़ ले लें, या ये नहीं है मूड में जाते दिनों में भी किसी की तारीफ़ लेने की? बिल्कुल अरसलान साहब, आपने सही कहा कि ये लगता है कि अलवी साहब जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करें, और अगर आप नहीं भी करते तो वो ऑटोमेटिकली हो जाना सेक्रेटरी नेशनल असेंबली जो है वो इन चीज़ों को कॉल कर लेंगे। आप एक डाकखाना है, आप अपना किरदार अदा करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह पीटीआई के अंदर उनकी जो जमात जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन चुकी है, वो जो एक उनके अंदर एक ट्रेंड है कि आपने फ्रिक्शन शो करनी है, आपने लड़ाई करनी है, आपने इजीली चीज़ों को नहीं होने देना। तो वो उनको पता है कि मेरे दिन शायद थोड़े रह गए हैं, तो मैं भी कुछ इसी मैं भी कोई जो है वो बन जाऊं जिससे मुझे पार्टी के अंदर ये कहा जाए, देखें उन्होंने कुछ जो उनकी जो ताकत थी वो उन्होंने करने की कोशिश की। वो शायद पार्टी को खुश करने के लिए आइन और कानून की भी अगर खिलाफ वर्जी करनी पड़े, जो कि आपको याद होगा कासम सूरी ने भी अपनी पार्टी और चेयरमैन को खुश करने के लिए कानून की आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, बाद में सुप्रीम कोर्ट को रात को अदालत लगानी पड़ी। तो ये आपको पता है यहाँ पे आइन और कानून की तहरीक इंसाफ और बाकी भी बहुत सारी जमातें जो हैं वो परवाह चरवाह कोई नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं कि उनके सियासी मफाद कैसे हल होते हैं। और सदर पाकिस्तान जो कि एक बड़े अहम ओहदे पे बैठे हैं, कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं, उनका ये जब इलेक्शंस होने थे तब भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल रोल था, अभी भी बड़ा एक जो है वो कंट्रोवर्शियल रोल है। मैं जिस तरह आपने कहा, मैं समझता हूँ कि उनको अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है उसको कंप्लीट करना चाहिए
और अलाउ करें एक सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। और जैसे पहले बात हुई है कि ये एक अगर वो नहीं भी करते तो 3 हफ्तों के बाद हर अपनी जो भी ये एक्सरसाइज है उसने होना ही है। लेकिन मेरा ख्याल है उनके ऊपर प्रेशर बड़ा है पार्टी की तरफ से, और वो समझते हैं कि अगर पार्टी ने मैंने कुछ ऐसा ना लड़ाई की अदारों के साथ और नहीं आने वाली हुकूमत के साथ, तो शायद मुझे माफ़ ना किया जाए अपनी पार्टी की तरफ से। राइट, थोड़ा सा ज़रा चैलेंजेस पर अब आ जाते हैं। अब जो विफाक है उसके चैलेंजेस और किस हद तक ये उनसे डील कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े मसाइल हैं। मईशत एक सबसे बड़ा मसला है, फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, फिर दीगर कई मामलात हैं, फिर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात थ्रू आउट 5 साल अगर चल रहे हैं तो कैसे रखने हैं। आप कैसे देखते हैं ये चैलेंजेस को डील करना, जब अब ये जिम्मेदारी कहने को सिर्फ PMLN की होगी, काबीना का हिस्सा नहीं बन रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आईनी ओहदे वो ले रहे हैं। अरसलान साहब, मैं समझता हूँ कि एक तो क्लैरिटी है इस हुकूमत के अंदर कि उन्होंने IMF के पास इमीडिएटली जाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है। आपको याद होगा 2018 में जब तहरीक इंसाफ पावर में आई तो उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी, और वो चाहते थे क्योंकि हमने सियासी नारे बड़े बड़े मारे हैं कि हमने IMF के पास जाएंगे, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन IMF के पास नहीं जाने पड़ेंगे, और फिर जाना पड़ा। मैं समझता हूँ इनके पास ये क्लैरिटी है। इनको जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो फाइनेंस मिनिस्टर का है, क्योंकि इसाक डार साहब के ऊपर ना पीपल्स पार्टी और ना ही बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन पर ट्रस्ट करते हैं। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। ये दो इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता है रमज़ान आ रहा है, महंगाई के इश्यूज हैं, ऑलरेडी 30% पे आपकी जो है वो महंगाई इन्फ्लेशन रेट है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा चैलेंज है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपनी हुकूमत को कायम कैसे रखना है। आज अगर आपको याद हो कि जो बिलावल भुट्टो ने एक बात की कि कल बल्कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को हमारा भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और तहरीक इंसाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हुकूमत बनाई नहीं तो वो वज़ीर आज़म बन गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस ताक में बैठी होगी कि कब जो तहरीक इंसाफ है वो राजी हो और हम शहबाज शरीफ को गिरा दें, क्योंकि वो समझते हैं कि एक पॉपुलर वोट जो है हमें उसकी सपोर्ट लेनी चाहिए। और इसीलिए बिलावल भुट्टो जो हैं वो असम्बली में वो मिनिस्ट्रीज भी नहीं लेना चाहते। वो समझते हैं अगर हमने मिनिस्ट्री ली तो हम मजीद अनपॉपुलर होंगे, और शायद वो समझते हैं कि 2029 में एक फ्रेश बिलावल को लॉन्च किया जाए जो कि एक्सेप्टेबल हो, और ये 5 साल थोड़ी सी हुकूमत कर लें आईनी ओहदों की हद तक, और बाकी हम अपोजिशन करें। लेकिन असल में तो इकॉनमी है सबसे बड़ा चैलेंज है, एंड देन अपनी हुकूमत बचानी कैसे है, पीपल्स पार्टी को किस तरह खुश रखना है, ये भी एक चैलेंज है। एंड जारी बात है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, राइट, बिल्कुल डॉक्टर कमर चीमा साहब पॉइंट आ गया। मैं जाहिद किशकोरी साहब की जाने बढ़ूंगा। जाहिद साहब, आप कैसे देखते हैं चैलेंजेस को, और कितनी कैपेसिटी आपको विफाक में नज़र आ रही है? PMLN की एक्सपीरियंस टीम है, लेकिन क्या इन चूँकि सादा अक्सरियत नहीं है तो इन मसाइल से नबर्द आज़मा हो पाएंगे? कितना मुश्किल रहेगा और कितना प्रेशर होगा इस वक्त, क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं नून लीग के कैंप से वो यकीनन को बहुत खुश नहीं है हुकूमत बनाने पे। उनको पता है कि कितनी भारी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों लाजिम और मलजूम हैं, और दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है हुकूमत बनाना सेंटर में, और दोनों को इसका बिल्कुल अंदाज़ा है। यही एक वजह है कि दोनों पार्टी सेंटर में हुकूमत बनाने जा रही हैं, और ये हुकूमत पिछली PDM की हुकूमत से या इमरान खान की हुकूमत से बिल्कुल मुख्तलिफ हुकूमत होगी। इसका जाविया ये देखिए कि पहली दफ़ा सेंटर में सिंपल मेजॉरिटी के साथ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, नून लीग के पास गवर्नमेंट होगी, जबकि पिछली हुकूमत में आपने देखा था परवेज इलाही की हुकूमत में नाक में दम कर रखा था। फिर आप सदर पाकिस्तान देखिए, PTI का था, उसने बड़े मसाइल पैदा किए, अब वो जा रहे हैं। यहाँ पर भी सदर इसी हुकूमत का होगा सेंटर में, और सिंध मेजॉरिटी के साथ PPP के पास है, बलूचिस्तान उन्हीं के पास है। और फिर अब मैं समझता हूँ कि जो 82 का नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैट कैंडिडेट का, वो इतना बड़ा चैलेंज क्रिएट नहीं कर सकता सेंटर के लिए। सेंटर पहले सिर्फ 27 किलोमीटर तक महदूद था शहबाज शरीफ की लीडरशिप में, अब सेंटर पूरी कमांड के साथ होगा। पंजाब इन्हीं के पास है, सिंध है,
बलूचिस्तान है। मेरी नज़र में पीटीआई को जो पार्लियामेंट्री फोर्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं किसी भी सियासी जमात के पास, वो आप पीटीआई के पास नहीं है। आगे जाके सिर्फ पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी है सियासी तौर पर। तो पार्टी को रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग के लिए कई साल दरकार है। ये एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, प्रैक्टिकल पाकिस्तान की हुकूमतों के तकाजे हैं जो हमें देखना होंगे। अगर आरिफ अलवी साहब इजलास नहीं बुलाते, स्पीकर मौजूद हैं राजद परवेज अशरफ, 29 तारीख का कानून की रोशनी में उसी दिन को बुलाना है, ये प्रोसेस हो जाना है। और 12 मार्च को आपको तमाम हुकूमतों की फॉर्मेशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को फिल करने का जो टॉप पोस्ट हैं वो आपको तमाम मुकम्मल होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद पाकिस्तान एक नए डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। जो बड़े चैलेंजेस हैं, इकानमी सबसे बड़ा है, सारे सूबों के गवर्नर जो हैं वो इनके पास आ जाएंगे। तो आसान काम नहीं होगा अपोजिशन के लिए कि वो ज्यादा हर्डल क्रिएट करें। 206 के करीब इनके पास जी नेशनल असेंबली में सीटें हो चुकी हुई हैं। इनको 224 मेजॉरिटी वोट्स चाहिए अगर कोई ये बड़ी लेजिस्लेशन के लिए जाते हैं। तो आपको कितना अंदाजा लगता है, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, मेरे सीनियर पैनलिस्ट मौजूद हैं, 82 का जो नंबर है तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट का, उसमें बहुत सारे लोग इनके साथ हो सकते हैं। अगर वो हो सकते हैं ना हों, ये एक बात की डिबेट है। लेकिन एक चीज ये देखिए, उन्होंने एक बयानिया बनाया है कि उनके पास 180 सीट है, 150 सीट है। हकीकत में अगर आप ग्राउंड देखिए, जो फैक्ट्स हैं जिस पे आप डिबेट कर सकते हैं हम पैनलिस्ट के, वो 37 इलेक्शन कमीशन के पास टोटल नेशनल असेंबली की कंप्लेंट्स पाई गई, अदालतों में गई हैं। अदालतों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरल भेजा है, फिर ट्राइब्यूनल में जाएंगे। अगर 180 सीटें थी तो 82 क्यों खड़ी हैं? सिर्फ 37 को क्यों अपील में चले गए हैं? क्या वो 180 पर नहीं जाना चाहिए था, या एटलीस्ट 100 सीट पे उनको आना चाहिए? 98 पे वो करने चाहिए थे। 29 तारीख लास्ट डेट है, अभी तक इतनी कंप्लेंट्स आई हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है, उनका राइट है, सियासत उनको करनी है। अग्रेसिव वो चीफ मिनिस्टर लेके आ रहे हैं जो कि एक अच्छा लेकिन फैसला है। जाहिद साहब, जिस तरह से आपने जो पूरी की पूरी आपने अभी अपनी राय का इजहार किया, अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त डायनामिक्स मुख्तलिफ होंगे? यानी कि मैं अगर ये देखूँ कि जो 16 माह के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे PDM के, ये अब वो मामला नहीं है। आप समझते हैं ये मुख्तलिफ है, ज़्यादा ताकत के साथ इस वक्त वो हुकूमत बना रहे हैं और बेहतर पोजीशन में होंगे अब चैलेंजेस को डील करने की, जो 16 माह में नहीं थे शायद? ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, ये महदूद कर दिया है इन्होंने अपनी सियासी उसको। इसमें खुद तहरीक इंसाफ के लिए एक नौ में एक वाक़या है जो उनकी जान नहीं छोड़ा। आगे जाके कुछ इसमें मजीद डेवलपमेंट हो सकती हैं। रियासत का रवैया भी इस पार्टी के साथ उसके वक्त के बाद से अच्छा नहीं रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा हर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहे हैं, उस पर बहस मुबहसे होते रहे हैं, और ये शायद ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे इस दफा। लेकिन बात ये है कि इसमें मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन डे था वो एक इंटरनेशनल ओपिनियन भी आई है, ऑब्जर्वर ने भी देखा है कि वो एक फेयर डे था। लेकिन उसके बाद जो नतायज की डिलीवरी का प्रोसेस है, फॉर्म 45 का, फॉर्म 47 का, उस पर सवालात उठे हुए हैं। उन्होंने वेबसाइट्स बना दी हैं। सियासी मुखालफीन ने जो हारे हैं वो ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे। आप चीज़ें देखना होंगी कि 2018 के मुकाबले में उनके रिजल्ट कैसे आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हल्के हैं जहां अच्छी खासी जो कंट्रोवर्सीज है उसमें बड़ा वजन नजर आता है तहरीक इंसाफ के लिए भी। जिस तरह इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, नवाज शरीफ का हल्का है, लाहौर से सलमान अकरम राजा का हल्का है, इसी तरह से अमीर मकाम का हल्का है। तो कम से कम 14, मेरी इंफॉर्मेशन में एज ए जर्नलिस्ट या मेरी रिसर्च में 14 ऐसे हल्के हैं जो बड़े हैवी उसमें रिजल्ट चेंज हो सकते हैं ट्राइब्यूनल से। अब देखना ये होगा कि ट्राइब्यूनल का, जुडिशरी का या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिस्पांस कंप्लेनेंट को क्या मिलता है, हारे हुए कैंडिडेट्स को। क्या वो जल्दी फैसले आते हैं या फिर कासिम सूरी की शक्ल के जो फैसले थे, जो वो पूरे 5 साल बैठे रहे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला होना बाकी है, क्या वो गलत MNA बने थे या सही थे। तो बिल्कुल जाहिद भाई, पॉइंट आ गया आपका। मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। मैंने ब्रेक से वापस आकर जुल्फ़िकार राज साहब और सजाद अनवर साहब का भी जो वफाक को चैलेंजेस दरपेश होंगे
उस पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जुल्फ़िकार राज साहब, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देखते हैं आप वफाक के चैलेंजेस को? कुछ तो तबसरा इस पे आपने पहले जवाब में भी कर दिया था, लेकिन कितना मुश्किल रहेगा इस वक्त PMLN के लिए, जब हम ये सब जानते हैं कि जिस तरह से तस्करा भी हुआ भी कि पीपल्स पार्टी भी किसी भी वक्त अपना कंधा खिसका लेंगे, कभी भी तनकीद कर सकेंगे, किसी भी साइड पे किसी भी वक्त जा सकते हैं हालात को देखते हुए। तो ये जो तमाम तनकीद है, जिम्मेदारी है, जो प्रेशर है, वो PMLN की हुकूमत पर ही होगा, उस जमात पर ही होगा। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, जो मारूजी हालात हैं, जिन हालात में हुकूमत बन रही है, इन हालात के अंदर ये स्टेज थी कि ना पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाह रही थी, ना नून लीग गवर्नमेंट बनाना चाह रही थी, और PTI पहले ही इनकार कर चुकी थी, और वो बार बार कह रही है कि हमारा मैंडेट पहले वापस किया जाए। इन हालात के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने, आपको पता है कि किस तरह इलेक्शन लड़ा, किस तरह एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम के अरेंजमेंट्स किए गए, इसके बावजूद वो समझ रहे थे कि हालात बहुत बुरे हैं, आने वाले दिनों में माशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और पहले ही हमारी पार्टी का कबाड़ा हो चुका है, और आने वाले दिनों में इस तरह की गवर्नमेंट हमने ली तो अब कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पार्टी के अंदर से बड़ा दबाव था, और उसके बाद एक फाइनली मैसेज भिजवाया गया, जो कमिश्नर रावलपिंडी का स्टेटमेंट आया, उसके बाद एक मैसेज भेजा गया कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपने भी गवर्नमेंट नहीं बनानी, और आप लोगों के लिए सारे इल्ज़ामात लिए गए और सारा कुछ हमने किया और करवाया, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी आ रहा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं लेना तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ये मैसेज दिया गया कि ये सारे इलेक्शन कालअदम हो सकते हैं। नंबर 2, ऑलरेडी जो कि कंट्रोवर्शियल है, नंबर 2, एमरजेंसी भी लग सकती है, और तीसरी चीज़ है कि डायरेक्टली भी इंटरवेंशन हो सकती है। तो अगर आपने हुकूमत नहीं बनानी तो ना बनाए। उसके बाद फिर दोबारा राब्ते फौरी तौर पे हॉटलाइन पे शुरू हो गए, और उसके नतीजे में गवर्नमेंट दोबारा जो बन रही है, जो शक्ल उसकी सामने आई है, वो आपके नॉलेज में है कि उसमें पीपल्स पार्टी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए तैयार नहीं, आईनी ओहदे लेके वो साइड पे बैठ गए हैं। यहाँ पे बजट होगा तो फिर पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग करने की पोजीशन में होगी। MQM अपने साइज से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, 22 सीटें उनकी हो गई हैं, 5 स्पेशल सीटें और 17 इलेक्टेड सीटें, वो एक बड़ा ग्रुप के तौर पे मर्ज हुई है। इसी तरह बाकी जो इत्तेहादी हैं, ये 5-6 जमातों का इत्तेहाद मिलकर भी 2/3 नहीं कर सका, 2/3 मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गवर्नमेंट इसी तरह ही चलेगी। चैलेंजेस आपके सामने है, सागदार साहब, फार्मूला फेल हो चुका है 16 महीनों में। आगे समझ नहीं आ रही कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप किस तरह से आगे लेके चीज़ों को बढ़ेंगे। यानी हमारा तो इन्हिसार पाकिस्तान का इस पे रह गया है कि IMF का कर्जा लेने में कौन ज़्यादा एक्सपर्ट है और कौन ज़्यादा जाके तरला बिनत कर सकता है। और जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं अरसलान भाई, इस तरह के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत और बनने वाले प्राइम मिनिस्टर किस तरह की क्रेडिबिलिटी के साथ पूरी दुनिया में जाएंगे। यानी ये जो सीटें होती हैं, ये बेसिकली मोरालिटी के ऊपर खड़े होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या सेनेट के चेयरमैन। तो ये इलेक्शन की कंट्रोवर्सी अगर ख़त्म नहीं होती, जिस पे अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है, जिस पे बाहर का पूरा मीडिया लिख रहा है, बोल रहा है, तो इस तरह की क्रेडिबिलिटी के साथ जब आपका प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में जाएगा तो दुनिया उसको कितना संजीदा लेगी। दोबारा से वही सिचुएशन होगी कि सिपा सलार को फिर एक्टिव होना पड़ेगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसमें रोल प्ले करेगी। बाहर से पैसे लेने हैं तो गारंटी फिर सिपा सलार की होगी। हमारे पॉलिटिशियन पॉलिटिकली तो खैर बहुत कुछ लूज कर चुके, मॉरली भी मैं समझता हूँ ये इस पोजीशन में नहीं रहे कि इनके ऊपर पूरी दुनिया में कोई शख्स या कोई मुल्क इतबार करने के काबिल हो। वो सारे के सारे लोग पूरी दुनिया में जो थोड़े बहुत पैसे देते हैं, जो पाकिस्तान के फ्रेंड्स हैं, जो मिडल ईस्ट के लोग हैं, जो सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, चाइना या बाकी कंट्रीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त रब्ता करते हैं। तो इस जिन हालात में गवर्नमेंट बनी है, ये सारे बहुत बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का हाइब्रिड किस्म का निज़ाम आ रहा है या आ चुका है, इन हालात के अंदर आपको याद है कि चेयरमैन PTI ने 4 हलकों की बुनियाद के ऊपर 126 दिन धरना दिया था, और अब तो उनका नैरेटिव इतना तगड़ा है बेज़ाब्तियों के हवाले से
धांधली के हवाले से, और फिर उनको एक इंजेक्शन पॉपुलैरिटी का भी लग चुका है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर एक पॉपुलर पार्टी खड़ी हो गई है, बन गई है। पंजाब के अंदर जो पहला सेशन आपने देखा, आपको मरकज़ के अंदर भी ऐसी झलक नज़र आएगी, आपको केपी के अंदर भी ऐसी झलक नज़र आएगी। तो आगे चल के कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। राइट सर। ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि इलेक्शन गुजरने के बाद हमेशा आपकी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो जाती थी, इंडिकेटर बेहतर हो जाते थे। पहले 2 3 4 दिन स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई आपके इलेक्शन ख़त्म होने के साथ ही। तो अब जाके चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिपेयरिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा सीरियस है। सजाद अनवर साहब, आपकी क्या राय है? आप कैसे देखते हैं इन चैलेंजेस को? अबव ऑल मुझे ज़रा ये भी राय अपनी दे दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा? वो मौजूद रहेंगे, बैक एंड से चीज़ों को देखते रहेंगे, पंजाब में भी, विफाक में भी, या किनारा कशी इख्तियार करके बरतानिया चले जाएंगे और छोड़ देंगे मामलात के जी ये रन करें इसको इसी तरह? मियाँ साहब तो उनका कोई उस तरह का रोल तो सामने का नहीं होगा। वो अपनी बेटी को गाइड करेंगे, भाई को गाइड करेंगे, पीछे से अपनी पार्टी को जो है वो दोबारा से मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहत जुल्फ़िकार साहब मेरे भाई हैं, हम कई चीज़ों को बहुत सादगी से देखते हैं। मसला ये है कि क्या ये मजबूरी सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की है इस हाइब्रिड निज़ाम को चलाने की? तो मैं समझता हूँ नहीं। आज एस्टैब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तीनों एक ही कश्ती में बैठे हुए हैं, और उन तीनों की जिम्मेदारी है कि माइनस इमरान खान, उन्होंने ये 5 साल आप देख लीजिएगा, जितनी भी कमज़ोर इस डिस्पेंसेशन को आप कह रहे हैं, ये 5 साल पूरे करेगी। और रह गई बात कि दुनिया को आज पता चला है कि पाकिस्तान में असल स्टेक होल्डर मिलिट्री, और मिलिट्री से वो बात कर रहे हैं। मिलिट्री तो पिछले 15 साल से बराह रास्त बात कर रही है मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ भी। अमेरिका ने भी जब कोई इस रीजन में स्ट्रेटेजिक कोई डिसीजन लेना होता है तो वो सीधे GHQ जाते हैं। तो ये कोई आज तारीख नहीं बदली। और जो हाइब्रिड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है बार बार, हाइब्रिड निज़ाम का जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था वो तो इमरान खान की जब जमात बनाई जा रही थी, वो तो जमात भी हाइब्रिड निज़ाम के तहत बनाई गई थी। उनको इन्वेस्टर दिए गए थे, सारा कुछ दिया गया था। तो इलेक्शन 18 का कौन सा कोई बहुत शफाफ था। लेकिन वो इमरान खान साहब ने, जैसा गशकोरी साहब ने कहा, अपनी बेवकूफ़ी से अपनी सारी ताकत जो थी पंजाब, KP और ख़ास तौर पे ये जो उनकी आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट थी, गिलगित में गवर्नमेंट, अपने हाथों से उन्होंने खुद इस्तीफ़े दिए और गलती की। आज भी इमरान खान साहब को अवाम तो वोट दे देते हैं, इस दफ़ा भी उनको पॉपुलर वोट मिला है, लेकिन वो अवाम के वोट के ऊपर सही सियासत नहीं कर पाते। यही वजह है कि वो जीत के भी आज जेल में हैं। और जो पंजाब में सूरत हाल हुई वो भी आपके सामने है, कौमी असम्बली में भी जो सूरत हाल होगी आपके सामने होगी। और ये भी एक मुगालता है जो हम बार बार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करेगी मुस्लिम लीग नून को। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है, आप कैबिनेट का ऐलान होते ही आप देख लीजिएगा कि कैबिनेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्लॉट खाली छोड़े जाएंगे। अच्छा। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान भी डेडलॉक थोड़ा सा जो हुआ है ना, वो इसी बात पे हुआ है कि MQM समझती है कि शायद पीपल्स पार्टी कभी नहीं आएगी, वो 6-7 वजारतें अच्छी मांग रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने उनसे कहा है कि वज़ीर आज़म हलफ उठाएंगे तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख लीजिएगा अगले 3-4 महीने में पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी, क्योंकि पब्लिक पोजीशंस ऐसी ले ली थी दोनों पार्टियों ने इलेक्शन से पहले कि फौरी तौर पे कैबिनेट में बैठना पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किल था। पीपल्स पार्टी कैबिनेट स्लॉट्स में आएगी 2-3 महीने तक, मेरा ख्याल है कि बजट से पहले आ जाएगी, और वो ये मिल के इस गवर्नमेंट को कामयाब करेंगे। और रह गई बात आलमी अदारे, तो आलमी अदारों ने तो उस वक्त PTI को शटअप कॉल दे दी थी जब उन्होंने ख़त लिखा IMF को, और रात जो IMF की डायरेक्टर ने सेम मतलब अगले ही दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं नई गवर्नमेंट के साथ। तो हमेशा पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि जिसको आप सादा लफ्ज़ों में, जो भी हमारा वज़ीर आज़म बनता है वो
बैक बाय एस्टैब्लिशमेंट बनता है और सारी दुनिया में उसको रिकग्नाइज किया जाता है। अगर इमरान खान को रिकग्नाइज कर लिया गया था तो शहबाज शरीफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि आपको लगता है कि हम तो यही समझ रहे थे कि जो स्टांस अब ले लिया है पीपल्स पार्टी ने, तो अब वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और शायद बेहतरी भी उनके लिए इसी में ही है अगर वो आगे फोकस कर रहे हैं 2029 के इलेक्शंस पर। लेकिन आपका मानना है कि वो 2-3 महीनों में काबीना में भी नज़र आएंगे, वजारतें भी ले लेंगे, तो फिर तो यकीनन एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उम्मीद जी पीपल्स पार्टी के लिए मुस्लिम लीग नून भी एक मसला है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मसला पीटीआई भी है। तो वो पीटीआई को बिल्कुल रास्ता नहीं दे सकती मुस्लिम लीग नून के साथ लड़के। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में इन लोगों की जो पार्टनरशिप है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। राइट, आने वाले दिनों में इनकी पार्टनरशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने चारों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। इस वक्त यकीनन जो भी हुकूमत बनाए, काबीना का हिस्सा बने ना बने, पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस का पाकिस्तान को इस वक्त सामना है, बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, आवाम के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि एक मुस्तहकम हुकूमत आए जो कि जो मसाइल हैं आवाम के उनको एड्रेस करे, हल करे, डिलीवर करे, कामयाब हो। हमारी दुआ यही है क्योंकि उसी में पाकिस्तान के आवाम की भलाई और बेहतरी है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। आज के प्रोग्राम से इतनी। इरफान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।